नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 7 बजे की वो कौन सी 7 बड़ी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं। देखिए, पहली खबर तो संत, सरकार और संग्राम की है। इसके अलावा बात होगी दिव्यांश की। जानने की कोशिश करेंगे आखिर कहां है दिव्यांश। साथ ही बात कैंपस का किंग कौन, यानी कैंपस अब रण क्षेत्र बन चुका है। किंग बनने की चाहत में छात्र संघ दिख रहे हैं। और बात होगी लंपी की भी। लंपी पर हाई अलर्ट है। और साथ ही बड़ी खबरों में बात होगी जल भराव से हाल बेहाल की। और 7 बजे की 7 बड़ी खबरों में प्रमुख तौर पर यह भी मुद्दा रहेगा कि फैसले पर तनातनी है, हड़ताल की चेतावनी है। साथ ही पेंटिंग से पंचतंत्र का ज्ञान, और यह खबर भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बात करेंगे लंपी वायरस की। हाई अलर्ट है और देखिए हर कोई हिला हुआ है। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कवायदों पर कवायदें चल रही हैं। जयपुर से दिल्ली तक हरकत में है, एक्शन लिए जा रहे हैं। लंपी के बढ़ते केसेस को सीरियसली लिया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। और इसी संबंध में आज उन्होंने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया। साथ ही केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी इस बैठक में मौजूद रहे। पशुपालन विभाग के सचिव जितेंद्र स्वैन भी उपस्थित रहे। देखिए क्या बातचीत हुई है, इसमें से जो बातें सुर्खियां बटोर रही हैं या जो बातें प्रमुख तौर पर वहां पर कही गई और जिसे अमल में लाना है उस कड़ी में, एक तो ये कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो मिलकर मजबूत कार्य योजना बनाए। ये ओम बिरला ने साफ तौर पर दोनों ही धड़ों को कहा है, क्योंकि राजस्थान से भी चेहरे इस बैठक का हिस्सा रहे। कार्य योजना को लेकर उन्होंने कहा। साथ ही यह भी कहा कि जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, वो जयपुर आएंगे, ये तय हुआ है इस बैठक में। साथ ही जयपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे मंत्री रुपाला। बिरला ने आज फोन पर प्रदेश के पशुपालन मंत्री से बातचीत की। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया से कहा कि केंद्रीय मंत्री को हम भेजेंगे, आप एक बैठक की तैयारी करें। बैठक को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर लें, आंकड़े जुटा लें, किस तरह की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं उसको भी लेकर सारी जानकारियां एकत्रित कर लें। प्रभावित क्षेत्र में अधिकारी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर इनपुट्स ले लें। साथ ही बैठक में उपस्थित उनके इनपुट से वायरस के रोकथाम के लिए योजना बनाने की भी बात दोनों प्रमुख चेहरों में हुई है। अब सवाल यह है, क्या राजस्थान के गौवंशों में फैला लंपी वायरस का असर आदमियों पर भी दिखेगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि गौवंशों में फैलती इस संक्रामक बीमारी के बाद अब लोगों के मन में डर है, दूध को लेकर संशय की स्थिति है। तो लंपी अब 20 जिलों में अपना असर दिखा चुका है। करीब 5800 के करीब गायों की मौत हो चुकी है। राजधानी में लंपी वायरस का अटैक। गौवंश में फैली बीमारी, क्या दूध है सुरक्षित? ये एक वायरस बहुत पोस्ट स्पेसिफिक वायरस है और गोट पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद भी ये बकरियों में लंपी स्किन डिजीज नहीं करता है। इतना स्पेसिफिक है और मनुष्यों में पूरे विश्व में आज तक कोई भी इस वायरस से ग्रसित होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। गौवंश में फैले लंपी वायरस के बढ़ते प्रसार से हर कोई परेशान है। अब तक गौशालाओं तक मौजूद इस मुसीबत से अब आम आदमी का सामना हो रहा है। सवाल है कि अगर खतरनाक लंपी वायरस से गौवंश को खतरा है तो क्या इंसान पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या वाकई दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है? बहुत दिक्कत हुई है जी, दूध कम आने लग गया। नॉर्मल दूध मिलना मुश्किल हो गया। जो बंदियां की थी सब बंद कर दी और बाहर से दूध खरीदना पड़ रहा है जो कॉस्टली पड़ रहा है। प्रोडक्शन घट क्यों गया, क्या वजह है? ये बीमारी करके सारा घट गया। वो लेने में वो गलत हो जाएगा ना, दूध सही नहीं बैठेगा सिस्टम। पशु मर रहे हैं और लोग दे भी नहीं रहे दूध, दूध वाले ले भी नहीं रहे दूध उससे, जो दिक्कत वाला दूध है। राजस्थान में लंपी का बढ़ता खतरा। लंपी का कारण कैप्रीपॉक्स वायरस माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो 7 दिन में इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। संक्रमित होने के बाद पशु खाना पीना भी छोड़ देता है। पहले पशु की स्किन, फिर ब्लड और बाद में दूध पर असर पड़ता है।
वायरस संक्रमण के 15 दिन के भीतर गौवंश की मौत हो जा रही है। लंपी वायरस को लेकर प्रदेश में खतरा बढ़ रहा है। राजस्थान से सटे पश्चिमी इलाकों में सबसे पहले वायरस फैलना शुरू हुआ था। राजस्थान के 33 जिलों में से 20 जिलों को लंपी ने अपनी चपेट में ले लिया है। राजस्थान में गायों की 4 नस्लों गिर, राठी, थारपारकर और देसी पर लंपी वायरस का सबसे ज्यादा असर हो रहा है। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित गाय का दूध उपयोग में लाया जाए या नहीं लाया जाए। मैं सभी दुग्ध उपभोक्ताओं और उत्पादकों से वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये एक वायरस बहुत होस्ट स्पेसिफिक वायरस है और गोट पॉक्स फैमिली का होने के बावजूद भी ये बकरियों में लंपी स्किन डिजीज नहीं करता है। इतना स्पेसिफिक है और मनुष्यों में पूरे विश्व में आज तक कोई भी इस वायरस से ग्रसित होने का प्रमाण नहीं मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे जिलावार लंपी का खतरा बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस का सबसे ज्यादा अटैक बाड़मेर जिले में देखने को मिला है, जहां अब तक बाड़मेर में 1307 गायों की मौत हो गई है। तो श्रीगंगानगर में 840, जोधपुर में 822, जालोर में 708, बीकानेर में 646, नागौर में 558, जैसलमेर में 206 और उदयपुर में 47 गायों की मौत हुई है। लंपी स्किन डिसीज के कारण विशेषज्ञों के मुताबिक इस वायरस की 3 मुख्य प्रजातियां हैं। मक्खियों, मच्छरों और दूसरे पशु कीटों से फैलती है ये बीमारी। पशुओं के एक दूसरे के संपर्क में आने से भी लंपी डिसीज फैलती है। लंपी का अब तक कोई इलाज सामने नहीं आया है, लेकिन बचाव से इस खतरे को कम किया जा सकता है। स्वस्थ पशुओं को संक्रमित पशुओं से अलग रखें। बीमारी फैली हो तो अपने पशुओं को मेला, मंडी, प्रदर्शनी आदि में न ले जाएं। गौशाला में मच्छर, मक्खी और दूसरे कीट न पनपने दें। रोगी पशुओं के संपर्क में आए सामान को खुले में न फेंकें। पशुपालक अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान दें। हालांकि पशुपालक डरे हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से एक्शन के बाद जिला प्रशासन को इस मामले से निपटने के निर्देश हैं। वहीं राज्य गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने भी लोगों से इसका सामना करने की अपील की है। गायों में लंपी जैसी महामारी बीमारी जो फैली है, उसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक मीटिंग की है अभी, और सब जिला कलेक्टर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया कि हर संभव गोवंश बचाने का प्रयास किया जाए। बहरहाल गौवंश पर बढ़ते खतरे से कोई इनकार नहीं कर सकता। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश भर में करीब 5800 गौवंश की जान इस बीमारी के कारण चली गई, लेकिन सामाजिक संगठनों के मुताबिक ये आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब बात करते हैं संत, सरकार और संग्राम की। अवैध खनन के विरोध में खुद का बलिदान कर देने वाले संत विजयदास के मामले को लेकर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष गहलोत सरकार को घेरने में जुटा है। संत समाज भी लगातार राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर रहा है। भरतपुर के गांव में संत विजयदास को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार पर जमकर वार किए। संत आत्मदाह मामले में सियासी संग्राम। सरकार पर बीजेपी हमलावर, संत समाज नाराज। सरकार की गलत नीति से गई संत की जान। संत को श्रद्धांजलि और सरकार को चेतावनी। ये नजारा है भरतपुर के डीग के बसोपा गांव में अवैध खनन का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे चुके संत विजयदास की श्रद्धांजलि सभा का, जहां बीजेपी नेताओं के साथ
भारी संख्या में पहुंचे संतों ने विजयदास को श्रद्धांजलि दी और संत के बलिदान को बेकार नहीं जाने देने की शपथ ली। इस दौरान वहां पहुंचे बीजेपी नेताओं ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अवैध खनन में सरकार के मंत्रियों के शामिल होने का आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। देखिए, लापरवाही तो है। जब आप भी कह रहे हैं कि साधु के पीछे दो लोग थे, उसके बाद अचानक इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और 2 दिन पहले उन्होंने चेतावनी दी, यानी सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को एक्स्ट्रा विजिलेंट होने की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं शिथिलता तो है, लापरवाही भी है। जैसे मैंने कहा कि लापरवाही के दोषी प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री। सरकार में बैठे हुए अधिकारी, सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि, सरकार में बैठे हुए मंत्री, ये सब लोग मिलकर के बाबा विजयदास को आत्महत्या के मुकाम तक पहुंचाने के दोषी हैं। वो सब षड्यंत्रकारी हैं। निश्चित रूप से इस विषय की जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इससे आगे बढ़कर के कहा और बार बार इस बात को दोहराया है कि यहाँ केवल वैध खनन हो रहा था। मैं आप सब पत्रकार मित्रों से भी कहूँगा कि आप सबको निश्चित रूप से इसकी जांच करनी चाहिए कि यहाँ कितना वैध खनन हो रहा था, कितना अवैध खनन हो रहा था। सैटेलाइट इमेजिंग करके राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देनी चाहिए कि यहाँ कुल कितना परमिशन था, कितने एरिया में परमिशन था, उसके बाहर कहाँ खनन कार्य हुआ है। संत विजयदास के आत्मदाह करने के बाद से संत समाज गहलोत सरकार पर भड़का हुआ है। संतों ने चेतावनी जारी करते हुए सरकार से ये मांग की है कि यदि समय रहते आदि बद्री और कनकाचल पर्वतों को संरक्षित नहीं किया गया और अवैध खनन को रोका नहीं गया, वहां मौजूद खनन की मशीनों को हटाया नहीं गया, जब तक अवैध खनन के दुष्टों का संहार नहीं होगा, तब तक आंदोलन और संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए इस मंच को और इस विषय को हम सबको ध्यान रखना है। जब तक ये पर्वत हमारे सुरक्षित नहीं होंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि इन पर्वतों को हमको जब तक वन क्षेत्र में ये सरकार उनका नोटिफिकेशन नहीं करेगी, जब तक हम सबको शांति से नहीं बैठना चाहिए। साथ ही साथ में जब तक ये सरकार संत विजयदास जी महाराज की सीबीआई जांच को उसका पत्र केंद्र सरकार को नहीं देती है, जब तक भी हम सबको इस संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि अधर्मियों का जब तक उनका नाश नहीं होगा, अधर्मियों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक समाज के अंदर शांति की स्थापना नहीं होगी। फिलहाल संत विजयदास के आत्मदाह का मामला सियासी संग्राम का रूप ले चुका है। संत समाज लगातार राज्य सरकार को चेतावनी जारी कर घेरने में जुटा है। वहीं सरकार के मंत्रियों के अवैध खनन में शामिल होने का आरोप लगने के बाद सरकार पूरी तरह बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। भरतपुर दौरे पर पहुंचे पूनिया ने कहा कि सरकार ने इंटेलिजेंस को विधायकों की जासूसी पर लगा रखा है। कौन विधायक समर्थन में, कौन नहीं, इसके पीछे इंटेलिजेंस काम करती है। सरकार को जब इतनी इंटेलिजेंस होती है कि कौन सा एमएलए उनसे समर्थन दे के भाग रहा है बिना समर्थन दे, और उसको पकड़ने के लिए कहीं भी चले जाते हैं, तो पुलिस की इंटेलिजेंस को तो अपने समर्थन को झुकाए रखने के लिए विधायकों की जासूसी जो लगा रखा है, तो ये तो एक स्व प्रेरित संज्ञान होता है। सरकार की जानकारी की सारी चीजें होती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मतलब वो जाए कि नहीं जाए, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई जानकारी मिलती हो तो सरकार का फर्ज है। सरकार ये इंतजार करेगी कि पीड़ित उसके दरवाजे पर जाएगा तब रिलीफ देगी। लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज है कि दरवाजे पर जाकर पीड़ित को रिलीफ दे। कानून में तो व्यवस्था है कि हाईकोर्ट या हमारा जो कोर्ट है वो स्व प्रेरित संज्ञान लेता है। लोकतंत्र में इस बात का महत्व है कि सरकार को भी स्व प्रेरित संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इसमें उनके पास डेलीगेशन जाए, धरना दें, प्रदर्शन दें। नैतिक सरकार तो वही है जो लोगों की मनोभावनाओं को भांपकर उस पर कोई काम करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के 70 के बाद रिटायरमेंट वाले बयान पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में 65 वर्ष की उम्र तक ही व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए ताकि नई पीढ़ी को भी बागडोर सौंपी जा सके। वहीं 69 वर्षीय बीजेपी विधायक रामप्रताप कासनिया ने कहा कि जब तक शरीर और मन साथ दे तब तक राजनीति के जरिए सेवा करती रहनी चाहिए।
कि मुझे कि गंदा पानी की सप्लाई हो रही है, केमिकल युक्त पानी आ रहा है, उसकी वजह से ये तो सम्मानजनक हो, और सम्मानजनक के बाद के अंदर दूसरे लोगों को मौका मिलना ही चाहिए। क्या 70 साल कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए? मैं तो 65 साल भी मान के चलता हूँ, और मैं तो व्यक्तिगत सोच रहा हूँ, मैं 65 साल के बाद में विभिन्न क्षेत्र ऐसे जहाँ काम कर लूंगा। मेरा ये कहना है कि मनुष्य का शरीर जब तक कार्य करने में सक्षम है तब तक कोई एज फैक्टर लागू नहीं होना चाहिए। तो प्रदेश अध्यक्ष के अभी तिवारी जी को भेजा है, 73 वर्ष के राज्यसभा में गए कि नहीं, तो ये उनका व्यक्तिगत मत है। मैं के इस आदेश पर बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं से फर्जी काम कराना चाहती है और इसकी शिकायत डीजीपी से कर दी। इसके बाद सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए आदेश जारी करने वाले अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। तो देखिए, आज इस आदेश की कॉपी ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचाया है, क्योंकि इस आदेश में जिस तरह से कहा गया है कि एक अकाउंट बनाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही और भी अपने अकाउंट्स बनाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इस वाले हिस्से ने काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। 10 डमी अकाउंट बनाने की बात इस आदेश में है, जिसके बाद बवाल तो होना ही था। ये तो कुछ इस तरह की स्थिति थी, आ बैल मुझे मार, ठीक वही हुआ। अधिकारी के आदेश पर बवाल हुआ। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल डीजीपी एमएल लाठर के पास पहुंचे और उन्होंने इसकी जांच कराने की और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही जिस तरह से यह बवाल बढ़ रहा था, सरकार ने भी तुरंत इस मामले में एक्शन लिया है। ये आदेश जिसने जारी किया था, जो अधिकारी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस आदेश के अनुसार एक युवा जो है 10 डमी अकाउंट बनाएगा, एक युवा मित्र 10 अकाउंट बनाएगा, ट्विटर अकाउंट बनाएगा, और उस अकाउंट के माध्यम से वो सरकार की योजनाओं का प्रसार करेगा। जबकि फर्जी अकाउंट बनाना, डमी अकाउंट बनाना आईपीसी की धारा 419 के तहत एक बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने माननीय डीजी साहब से मिलकर इस मेरी जो एप्लीकेशन है उसको उनको दिया है और उनसे कहा है कि इसमें जो भी गुनहगार हो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे दिव्यांश के अपहरण की अनसुलझी गुत्थी। सामने आया है। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी की गई। दरअसल प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच आपसी विवाद है और उसी के चलते 3 दिन से स्कूल में तालाबंदी। दौसा के अलियापाड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की। दरअसल ये स्कूल 12वीं तक ही है और छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल में 4 ही शिक्षक हैं। खास बात यह है कि स्कूल मंत्री मुरारीलाल मीणा के गांव में आता है। सीकर के फतेहपुर ब्लॉक की ढाणी बैजनाथ के सरकारी स्कूल का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीण यहां से एक शिक्षक को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में शिव मंदिर की दीवार गिरी, जिसके बाद भक्तों ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच करने की मांग की है। जांच में सामने आया कि ट्रेलर की टक्कर से दीवार को नुकसान पहुंचा है। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के राजबीरा इलाके में एक निजी बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक सहित एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जा रहा है दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर कलेक्ट्रेट में एक जीवित व्यक्ति अपने आप को सरकारी कागजों में जीवित कराने को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल इस शख्स को उसके ही परिवार के लोगों ने मृत घोषित कराकर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है, साथ ही संपत्ति को भी हड़प लिया। डूंगरपुर में शराब से भरी एक फॉर्च्यूनर कार ने बुधवार पुलिस की 10 जगहों पर नाकेबंदी तोड़ दी, बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस पर कार चढ़ाने के प्रयास किए। वर्धा थाने की जीप बची तो सागवाड़ा थाने की जीप को टक्कर मारकर भागते हुए अर्थूना में पलट गई। पुलिस ने कार से लाखों की शराब पकड़ी है।
कोटपुतली में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कोटपुतली के गोपालपुरा मोड़ से सामने आया है, जहां चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ और नकदी समेत अन्य सामान की चोरी की और फरार हो गए। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, बोली नैन्सी पेलोसी। दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष, चीन ने दिखाई आंख। ताइवान के बॉर्डर पर शुरू किया सैन्य अभ्यास, फलों का आयात रोका गया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय ने इस रैली को आयोजित किया है और इसमें वरिष्ठ नेताओं के अलावा सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देंगी। मायावती ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय बैंक नीतिगत फैसले करेगा, जिसका ऐलान 5 अगस्त को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। कहा जा रहा है कि 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली इस बैठक में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। भरतपुर में ब्रेक के बाद सवाल है, दिव्यांश कहां है? 4 महीने के मासूम को ढूंढने में राजधानी की पुलिस लगी है। बच्चे के अपहरण को करीब 20 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन राजधानी के अति सुरक्षित समझे जाने वाले एसएमएस अस्पताल के बाहर से एक मासूम गायब कैसे हुआ, यह गुत्थी अनसुलझी है और यह वारदात जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। दिव्यांश के अपहरण की अनसुलझी गुत्थी, कौन ले गया 4 महीने के दिव्यांश को? गार्ड से हमारा बच्चे गुम गो और हमारा बच्चे ले गो भाग गई। फिर कहा मैं कहीं करूँ तो अब मुझे भाई फिर वो गार्ड की होगा थाना में ले जाओ इसको। फिर मैंने वहाँ कैमरा है ना उसके पास ले गो बापड़ो, फिर उसके पास ले जा वहाँ में दिखायो कौन पाए वो आदमी न पाया ना। जब फिर पाचो गार्ड मैंने ऐसे किया भाई यहाँ नहीं ना तो कुछ आप चलो थाना में। जब शाम थाना में ले गई चुमनो गार्ड लेके गया आपको? हाँ गार्ड लेके। उसके बाद में पुलिस आ गई थी। खूब बापड़ा भागे दौड़ा कर माने भी बेटा लेगा चा वहाँ जे मदद किया, खूब मेरी मदद भी खूब कर पूरा कोई 50 आदमी भेड़ा होगा पुलिस के। हाँ पुलिस के अब सर का नाव से देखो साहब पूरे होगा चा पूरे रात ढूंढने लग गया। और मैंने किया भाई माता राम समता रहा तारो बच्चे भी मिलेगो तो उन्हें सब कुछ देंगे पर समता से मिला अम्मा तो मुट्ठी में कोने में खा दे। ये दर्द है उस परिवार का जिसका एक छोटा मासूम बच्चा कई घंटों से गायब है। एक बच्चे के अपहरण की आशंका है तो दूसरा अस्पताल में भर्ती है। ये व्यथा है मासूम दिव्यांश के परिजनों की। दौसा के एक छोटे से गांव से अपने बड़े बच्चे का इलाज कराने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल पहुंचे। उसके परिजन को नहीं पता था कि यहाँ उन्हें दूसरा झटका लगेगा, यानी अपने 4 महीने के छोटे से बच्चे के गुम हो जाने का दंश झेलना होगा। सर मैं यहाँ पे नहीं था, मैं तो वहाँ से आया हूँ मैं वहाँ से गांव से, तब जाके पता पड़ा है कि बच्चा गुम हो गया। बच्चे को कोई लेके चले गया उसको। आपके बच्चे का जिसने अपहरण किया था क्या उसने कभी आपने उसको देखा है? नहीं सर मैंने नहीं देखा उसको, फेस टू फेस नहीं देखा। बच्चा बड़ा एडमिट कब कराया था आपने यहाँ पर? बच्चा 25-26 तारीख को कराया था। ठीक है। हाँ उसके बाद में मैं गाँव चले गया था सर। गाँव जाने के बाद फिर मैं यहाँ आ रहा था, वो डॉक्टर फाइल वगैरह भगा दिया था, तो तब फिर मैं वापस आ गया। मुझको चल मैं आता हूँ फिर मैं करवाता हूँ कुछ। दरअसल एसएमएस अस्पताल परिसर से 4 महीने के दिव्यांश का अपहरण हो गया। मदद का झांसा देकर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को ले भागा। बुधवार शाम 5 बजे एसएमएस अस्पताल की बागड़ यूनिट के गेट नंबर 5 से दिव्यांश का अपहरण हुआ।
अपने दूसरे बच्चे के इलाज के लिए दिव्यांश के परिजन अस्पताल में थे, जहां एक अजनबी ने कहीं और अच्छे इलाज का भरोसा देकर उनका विश्वास जीता। और जब दादा ने अजनबी पर भरोसा कर बच्चा उसकी गोद में दिया, तो मौका पाते ही दिव्यांश को लेकर अजनबी रफ्फू चक्कर हो गया। तो वहाँ खाना बट रहा था, तो वहाँ से खाना लेके हम और मैं तो खाने बैठ गया, और मेरे घर वाले है ना जिसका बहू के पास चली गई, बच्चा था वो एक आंसू कटोरी एक आंसू पूड़ी वो उठाने लगे, जब वो क्या कहते बच्चा तो मुझे दे दे, तो बच्चा गया उसको दे दी। किसने? वो साथ गया था जिसको, फिर पास ये आए जतरे वो तो पार, आपको मालूम नहीं चला? मैं मेरे पीछे की साइड बैठा था वो, फिर ऐसे मालूम नहीं पड़ा था। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में हुई ये घटना सुरक्षा से जुड़े कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी का दावा होने के बाद बच्चे के अपहरण की घटना का सुराग कैसे नहीं मिल पा रहा। परिजनों की शिकायत के बाद क्या पुलिस ने बच्चे को ढूंढने में कोताही बरती? और अगर बच्चे की तलाशी को लेकर पुलिस सतर्क है, तो नाकेबंदी के बाद भी अपराधी भागने में कैसे कामयाब हो गए? देखिए, अभी तो हमारी टीमें लगी हुई हैं, जिसमें कुछ टीमें सीसीटीवीज़ को भी देख रही हैं और हमारा जो टेक्निकल साइड है उसको भी हम कवर कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उस पार्ट पर भी चल रहे हैं। अभी कुछ भी कॉन्क्रीट कहना मुश्किल है, कुछ क्लूज लगे हैं, लेकिन अभी जब तक इसमें फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हो तब तक हम कंक्लूसिव उस पर नहीं पहुँच सकते हैं। अभी एक दो टीमें हमारी बाहर भी गई हुई हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं, इसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। जब तक कुछ कंक्लूसिव आएगा तभी हम आपको दे पाएंगे। बहरहाल परिजन बेहाल हैं और पुलिस जांच की बात कर रही है। ऐसे में पुलिस के दावों में भले ही कितना भी दम हो, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होना हैरान करने वाला है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और वक्त एक ब्रेक का चला है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे बारिश ने खोली जयपुर प्रशासन के दावों की पोल। विजयदास आत्मदाह